दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 हमारी नज़र में एक तारीखी इलेक्शन रहा। इलेक्शन तो हो चुके और इस इलेक्शन में 400 पार का नारा लगाने वालों को अपनी जगह मालूम पड़ गई है। वो बीजेपी जो 2019 में 303 सीटें जीत कर आई थी, अब वो इतनी सीटें कम हो गई हैं कि अपने दम पर वो हुकूमत भी नहीं बना सकती है और हुकूमत बनाने के लिए बिलखुसूस उसको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस इलेक्शन में हमने यानी हमारे हिंदुस्तानियों ने क्या खोया है, क्या पाया है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। पहला फेज ठीक ठाक तरीके से गुजर गया था, लेकिन पहले फेज के बाद जो इलेक्शन का कैंपेन आया उसका रुख ही बदला हुआ था। 140 करोड़ जनता के पीएम सरबराह ने जो स्टैंड लिया वो इंतहाई हैरानकुन था। हमारे पीएम साहब ने कहा कि मुसलमान आपकी औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ये पेटिया है। इस हिंदुस्तान के हर उस शहरी को जो कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में यकीन रखता है और जो दरोगोई और झूठ से नफरत करता है, यकीनन उसका दिल दुखा होगा, यकीनन उसके दिल पर जख्म लगे होंगे, क्योंकि ये जुमले ही ऐसे थे और ये जुमले कोई और नहीं कह रहा था, इस मुल्क के सरबराह ने कहे थे। तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी और उसके बाद बड़े पैमाने पर माइनॉरिटीज, मुसलमान, दलित हर इलेक्शन के फेज में बड़े पैमाने पर वोट देकर निकले हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि कई जगहों पर बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि अब ये जो खलीज उन जुमलों की वजह से दिलों में पैदा हो गई है, इख्तिदार तो कोई भी संभाल लेगा, हुकूमत की बागडोर संभाल ली जाएगी, हुकूमत चलेगी भी, उसके सामने चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन वो जुमले जो कहे गए हैं वो कैसे वापस लिए जाएंगे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कमान से चलाया हुआ तीर तो वापस लिया जा सकता है, लेकिन जुबान से निकले हुए जुमले वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन इन्हीं जुमलों ने उसके अंदर बेदारी की लहर पैदा की, इन्हीं जुमलों ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर हम बेवकत क्यों होकर रह गए हैं, हमारी वक़्त सिफर के बराबर क्यों होकर रह गई है। और वही चिढ़, वही गुस्सा, वही जज्बा और जो समाज में अमायदीन और दीगर लोग जो कह रहे थे कि आपको जिसको वोट देना है दीजिए, उलमा भी कह रहे थे कि आपको जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। तो मुसलमानों ने, अकलियतों ने, दलितों ने बड़े पैमाने पर वोट दिया, तो आज इस अंजाम को ये लोग पहुंचे हैं जो मुसलमानों पर इल्जाम तराशियां करते थे। अब आइए इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, तो हम बताते चले कि नीतीश बाबू जो भी हों, उनको जो भी कहा जाता हो, लेकिन उनके ताल्लुक से कहा जाता है कि वो समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। अब समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाला शख्स मोदी गवर्नमेंट के उन फैसलों को कैसे फेस कर पाएगा, कैसे लेगा, किस मीज़ान पर रखेगा, जब वो फैसले एक बड़ी माइनॉरिटी के खिलाफ लिए जा रहे हों। चंद्रबाबू नायडू तो मुस्लिम रिजर्वेशन की हिमायत कर चुके हैं, अब उनके लिए भी इम्तिहान की घड़ी हो सकती है। अगर ये दोनों एनडीए के घटक अगर मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो इनके सामने भी चैलेंजेस होंगे। मोदी गवर्नमेंट को भी बहुत सोचना पड़ेगा कोई भी कदम उठाने से पहले कि वो क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो चुका है और हम तो कहना चाहेंगे कि जिसे पप्पू कहा जाता था, यानी राहुल गांधी, उस पप्पू ने जमहूरियत के समुंदर में ऐसा चप्पू चलाया है कि कांग्रेस और इंडिया
इसको उसने नैया पार लगाने के करीब ला दिया है। इसके अलावा दीगर लोगों ने भी और बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जो नताइज हमने देखे हैं तो हम कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट राहुल गांधी का है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बहैसियत एक मुसलमान हम क्या सोच रहे हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने, दलितों ने और बेदार शहरियों ने अपना हक अदा कर दिया है और बड़े पैमाने पर वोट देकर अपना एक सिक्का जमा दिया है। इस रविश को, इस स्पिरिट को, इस बेदारी को जारी रखिए और मायूस होने की जरूरत नहीं है। हालात ऐसा लगता था कि किसी को क्या हालात बदलेंगे, लेकिन बदल गए और आगे मजीद बदल सकते हैं। सियासत में कुछ भी हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि कभी नीतीश बाबू, कभी चंद्रबाबू नायडू और कभी और दीगर पार्टियां मिलकर ये इंडिया को सपोर्ट करे और कभी इंडिया की भी हुकूमत बन जाए, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट को अगर वो बन जाती है तो बहुत सोच समझ के फैसले करने होंगे, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद अपने फैसलों के लिए नहीं रहेंगे। शुक्रिया।